खबर है मैं खुश आमदीद, मेरे साथ आरफ उम्मीद भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूँ सईद काजी। नाजरीन, PDM के अंदर इन फाइटिंग अरूज पर है, कई धड़े बन चुके हैं। यूं ही लगता है जो है वो शोकाज नोटिस दिए जा रहे हैं, कहानी किस समत में जा रही है, इस हवाले से बात करेंगे। मरीम नवाज़ को क्या बैरून मुल्क भेजा जाएगा, नहीं भेजा जाएगा, उनकी बीमारी की गुफ्तगू इसी तरीके से अब गर्दिश कर रही हैं बातें, जिस तरह से मियाँ नवाज शरीफ साहब के जाने से पहले था। खेल क्या है और क्या सिलसिला होगा और क्या इमरान खान और कैबिनेट अलाउ करेगी, इसके साथ साथ नई माशी टीम का क्या एजेंडा होगा, वही IMF और उससे कौन निजात हमें दिला सकता है। और कोरोना वैक्सीन जो है 10 सालों में भी 75% लोगों को भी नहीं लग सकेगी पाकिस्तान में, ये एक वर्ल्ड बॉडी कह रही है। क्यों है इस तरह का मामला, इस पर भी बेपनाह प्रॉफिट्स बनाए जाएंगे या क्या मामला होगा। भट्टी साहब पहले तो आ जाते हैं PDM पे, तो अब PDM का क्या शानदार मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस चीज़ के बनाने का मकसद ही मुफाद परस्ती हो, मौका परस्ती हो, करप्शन से बचना हो, उसका अंजाम भी यही होता है। अब PDM का क्या वजूद रह गया कि मौलाना फजलुर रहमान जिनकी 2-3 सीटें हैं, 2 या 3 है, पीपल्स पार्टी जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, जिसकी और सीटें भी काफ़ी हैं, सूबे में एक हुकूमत है, 53 से गालबन ज़्यादा है, मेरा ख्याल है 60 के लगभग है। हाँ, तो उसको शोकाज दे रही है जिसके पल्ले आप कुछ नहीं। तो यार खुदा का जी मैं तो शोकाज दे दिया, नहीं मतलब है ये है कि पल्ले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला। ओ भाई, तुम्हें मौलाना साहब खुद तुम्हारी आवाम ने रिजेक्ट कर दिया है, हल्के के लोगों ने, तो तुम उस जमात को, मैं कोई पीपल्स पार्टी का दजमान नहीं हूँ, लेकिन बिलावल भुट्टो को यहाँ आसफ अली जरदारी को दे रहे हो शोकाज नोटिस, जवाब तलबी कर रहे हो, तुम्हारे आपके पल्ले है क्या? ये बताए ना। इन्होंने जितने भी दावे किए PDM ने, जब से ये इसका वजूद बना, एक भी पूरा किया। इन्हें तो नाकामियों पे सबको रिजाइन दे देना चाहिए। जी भट्टी साहब उधर से भी खुल के आ गए हैं वो। अब मुझे बताएं, बिलावल गलत बात कौन सी करें? आज जितने भी केस हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, ये नवाज शरीफ दौर में है। आसफ अली जरदारी की ज़बान किसने काटी, ये किसको नहीं पता। राना मकबूल IG थे, उनको इन्होंने सेनेटर बनवाया। जिसने पीपल्स पार्टी पर नाहक ज़्यादतियाँ की, नून लीग ने, नवाज शरीफ ने हर एक को नवाजा। कोई एक बंदा बता दें हिस्ट्री में निकाल के। तो इनका इत्तेहाद, राना मकबूल साहब को नवाजा, सेनेटर बनाया। मेरी नज़र में बिलावल भुट्टो का सियासी कैरियर अभी बहुत बड़ा, उन्हें इनके साथ मिलना ही नहीं चाहिए था। ये लड़ाई है सोतनों की। आप हिस्ट्री देख लें, एक जमात थी पीपल्स पार्टी, उसको ख़त्म करने की कोशिश की ज़ियाउल हक ने। उसकी बगल से गमले से एक पौधा निकला जिसका नाम नवाज शरीफ था। पहले प्रो पीपल्स पार्टी वोट था और एक एंटी पीपल्स पार्टी। इन्होंने उसको कैश कराने की कोशिश की। इनका फैसला ही गलत था नून लीग की तरफ जाना। अच्छा, ये भी जरा सुन ले। अब उन्होंने कुछ मलिक साहब इल्ज़ामात लगाए हैं मौलाना पर भी, बिलावल भुट्टो साहब ने, सुनिए जरा। हमारा इत्तेहादियों में से लड़काना में घुस के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के बाई इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की मुखालफत कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी फिर भी JUI को PDM का सरबराह मानता है। उनका यार जो इलेक्शन में हमारे खिलाफ इन्होंने अपना इस्टेब्लिशमेंट के साथ इत्तेहाद किया हुआ था। ऐसा मुझे तो लगता है कोई परफॉर्मेंस का खेल है। जैसे कोई ड्रामा नहीं कोई लिखता तो आपको एक स्क्रिप्ट दे दे, भी अब तुमने ये बोलना है। मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रही, मैं उसमें किसी एक को नहीं कह रहा, सारे इस खेल में एक ही तरह है। मतलब अगर आप मरीम की बात करें तो एक दिन वो बहन भाई होते हैं, उनको भुट्टो बहुत बड़ा डेमोक्रेट्स लगता है, वो कब्रों में भी चले जाते हैं। अब मेरा सवाल ये, जब ये बहन भाई बनते हैं तब ये असल थे कि अब ये असल है? आज पीपल्स पार्टी को याद आ गया कि राना मकबूल ने ज़ुबान काटी थी, कल तक सुबह तक किसी को पता नहीं था। तो मेरा पॉइंट ये है कि आपने 2.5 साल मुझे कहते रहे सिलेक्टेड, और ये मुझे बताया कि ये लफ्ज़ मेरी ईजाद है। आज गिलानी साहब सेनेट में फरमा रहे हैं, जिसको ये 2.5 साल सिलेक्टेड कहते रहे कि नहीं मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं, ये सुबह पता लगा गिलानी साहब को, नहीं भैया मिलजुल के ना काम करना पड़ेगा। मेरा पॉइंट ये, उसमें नवाज शरीफ को भी मैं शामिल कर रहा हूँ, इमरान खान को भी शामिल कर रहा हूँ। मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये सियासी जमातें नहीं हैं, इनके अंदर ना कोई जमहूरियत है ना सोच है। ये 3 अफराद मालक है, जो उनका मसला होता है वो कहीं से ताकतवर हलकों से बात करते हैं, आगे इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि अब ये तुम्हारा स्क्रिप्ट है, सारे पढ़ना शुरू करें। अच्छा भट्टी साहब, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ हूँ, एक ज़रा बिलावल मरीम के हवाले से कुछ उन्होंने बात की है और उनके मौलाना के हवाले से भी ये सुनाएं जी, फिर आगे बढ़ते हैं।
पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराह पे बहुत अहम जिम्मेदारी है कि वो अपने इत्तेहादियों को साथ रखे और किसी एक जमात का साइड नहीं ले। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून की बात है, आज भी मेरा वही तजवीज़ है और हर वक्त हर मौके पे आर या पार की सियासत नहीं चलता। जी, आर पार की सियासत नहीं चलती। देखिए कैसा मेरी ये बयानियाँ बदल दिया इन्होंने। मेरी ये गुजारिश है, मरियम साहबा काबिल एहतराम है, उन्हें चंद नादान लोगों ने मिसगाइड किया और उनका ख्याल था कि इदारों को बुरा भला कह के उनकी तजलील करके मकासद हासिल किए जा सकते हैं। कुछ हद तक उन्होंने किए भी। मैं आपको अगली खबर दे दूं, हाँ जी, ये नून लीग बाज ना आई तो जिस बंदे ने नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भिजवाया है जाली बीमारी का ड्रामा करा के, आसफ अली जरदारी साहब को A to Z पता है कि कहाँ डील हुई, कैसे मामला तय किया गया, कैसे कहा गया पहले हम अचानक बीमारी का बहाना बनाएंगे, फिर जेल से हस्पताल आएंगे और फिर उसके बाद ये ग्राउंड बनाई जाएगी। इसका एक एक लिखा हुआ स्क्रिप्ट आसफ अली जरदारी के पास मौजूद है। फिर कहाँ मुस्लिम लीग नून भागेगी? एस्टेब्लिशमेंट के क्या वो बाहर आके ये बता सकते हैं किसी भी वक्त जब ये अगर नून लीग बात ना आई, आसफ अली जरदारी थोड़े से जीरक ठंडे मिजाज के हैं। देखें, उन्होंने अपने तमाम मकासद हासिल कर लिए PDM के साथ रह के। नून लीग को मिला क्या? खानदान की लड़ाइयाँ, आपस की लड़ाइयाँ। अब मैं आपको दे दूँ, मौलाना फजलुर रहमान कोई बीमार नहीं है, बीमार हुए हैं जाली। अल्लाह उनको बीमार है तो सेहत दे, लेकिन उन समेत तमाम बीमारों को दे। मरियम और मौलाना का एक तरफा बीमार होना एक ही दिन, और दोनों को पता नहीं बीमारी क्या है। अल्लाह दोनों को सेहत दे, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन उनके साथ उनको भी दे जिन्हें पूछने वाला ही कोई नहीं है। अच्छा, तो ये है बीमारी उड़ान भरने की। अच्छा, यूसुफ रजा गिलानी सुनाने से पहले मैं ये अर्ज़ कर दूं, भट्टी साहब से पूछूंगा, मलिक साहब से, ये इनको बीमारी है, ये खुद एक ऐसी बीमारी है जो इस मुल्क को लगे हुए हैं? चौहान जी, ये तो अच्छी खबरें हैं। अपना मलिक साहब आप पहले कमेंट कर। स्क्रिप्ट बदल गया है ना, मैंने आपसे कहा अभी आधे घंटे में अगर जरदारी साहब इनको स्क्रिप्ट दे देंगे ना कि ये इनसे बात करने वाला गद्दार होगा, पाकिस्तान का दुश्मन होगा, तो ये वही बात कर देंगे। अपना कोई करैक्टर ही नहीं है। 5 साल हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ये। यार, डू यू थिंक पाकिस्तान में जमहूरियत है? पहले तो आज मेरे साथ जमहूरियत का मुझे मकसद बताएं। अगर तो वोट इलेक्शन कमीशन शाम को रिजल्ट निकाले जाने, ये सारी एक्सरसाइज है जिससे मैं एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी कहता हूँ, मैं जमहूरियत के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि रिजल्ट पहले बनाओगे और इलेक्शन बाद में कराओगे तो फिर क्या है? अच्छा, मैं अर्ज कर रहा हूँ, और ये मैं नहीं कहता, सारे पॉलिटिशियंस डस्के के इलेक्शन का बड़ा शोर पड़ा था ना। हाँ। मैंने आपको वाकया सुनाया था, मेरा एक दोस्त है सियालकोट में लेक्चरार, ये 2013 के इलेक्शन की बात बता रहा हूँ, उनकी मिसेज भी लेक्चरार है। हाँ, बताया था मिसेज भी। आपने वो रात को जमा कराने गए, उन्होंने उनसे लिए ही नहीं रिजल्ट। सुबह 5 बजे गए, वो रिजल्ट अनाउंस हो चुका था। अगर जमहूरियत है तो आपकी पार्टी नवाज शरीफ की है, क्या उसमें सारी बांझ पार्टी है कि कोई और सदर नहीं बन सकता? शाहिद हकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसम और सैकड़ों नाम ले लें, क्या इनके बच्चे दर बच्चे? और यही पीपल्स पार्टी का हाल है। जिन जमातों में खुद जमहूरियत नहीं, उनके मुंह से जमहूरियत लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता। मेरी नज़र में उनको पहले वो जमहूरियत अपनी जमात में लाए। क्या कोई एक लीडर बता दे मुझे जो आए पीपल्स पार्टी को और कहे कि आसफ अली जरदारी करप्ट है तो मैं इसका साथ नहीं दूंगा, या इतना ही कह दे हमारे लीडर ने प्रॉपर्टी बाहर बनाई है तो हम इसको छोड़ देंगे? पीपल्स पार्टी, नून लीग, हाँ इमरान खान की मेरा ख्याल है प्रॉपर्टी नहीं है, उन्होंने वाहिद आदमी है जिसने अपना फ्लैट बेच के। आपका अगर मैं नतीजा निकालूं तो ये है कि अगर इनमें जमहूरियत आ जाए तो लीडर ये नहीं रहेंगे, लीडर कोई और होंगे। मैं चैलेंज दे रहा हूं, मेरिट पे ये आ ही नहीं सकते। अच्छा, आपका ख्याल है कि पीटीआई में ये कहा जा सकता है इमरान खान साहब को कोई MNMP ये कह सकता है खान साहब आप हमसे मिला करें, तर्जुमानों से ना मिला करें, ये सब एक जैसे है, ये सारी डिक्टेटरशिप। लेकिन यार एक डिस्टिंक्शन करने दें, अपने बच्चों की प्रॉपर्टियां बाहर नहीं बना रहा, ये तो बहुत ही दो नंबर। खान साहब के तो बच्चे बाहर हैं यार, उनकी बड़े हो गए हैं, वो कोई भट्टी लगा के या 2 नंबर तरीके से मिलने लगा के मां के साथ 18 साल से नीचे बच्चे रहते हैं। अच्छा, मैं मलिक साहब से एक आर्गूमेंट करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, तमाम पैसे की करप्शन उसके नाम पे नहीं, तमाम पॉलिटिशियन का। और आपकी तरफ देखूं, आपके लीडरों की तरफ तो करप्शन के अलावा काम नहीं। इलेक्शन कमीशन में केस है मेरे खिलाफ, मेरी 23 जो आपके अकाउंट्स है, वोटों के खिलाफ भी केस था, उसको फांसी लगी थी। छोड़ डाल। और यहाँ ये था आपका मलिक कयूम, भट्टी साहब ने आपकी जान छुड़ाई है सारी। भट्टी साहब को छोड़ दें ना, मैं पीपल्स पार्टी का तर्जुमान, मेरे लिए सारे सियासतदान काबिल एहतराम है। मैं कह रहा हूं कि
नून लीग का आए बंदा ओथ दे कि हमारे लीडर ने कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, इमरान खान के पौने 3 साल हो गए हैं ना, यही पीपल्स पार्टी का बंदा ओथ दे कि है भी तो अपने मुल्क में वापस लाएंगे, और यही पीटीआई का भी दे। इमरान खान है, मुझे पता है उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, पौने 3 साल एक अच्छा मुहर्रर रहे, इनकी तो राल ही टपक एक गई, अच्छा सारा मुल्क खा गया, पटवारी रहे, पटवारी, मैं पटवारी की बात कर रहा हूँ, खुदा की कसम वो करोड़ों रुपए बना लेते हैं। तो यार एक जो हाँ इनके अंदर तो हजारों पटवारी एक अच्छी बात है कि वजीर आजम आज मेरी नज़र में अपने सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम की तब्दीली का सोच रहे हैं, और फैसला करते या नहीं करते, क्योंकि मुझे पता है वो उनके बहुत करीब है आजम खान साहब। उन्होंने 4 दिन से मुशावरत शुरू की हुई है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने काबीना में तब्दीली और ब्यूरोक्रेसी की। 2-4 वो गंदे से लोग हैं इर्द गिर्द साइड पे कर दें तो नताइज कुछ बेहतर हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि 32 सालों का गंद। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको, ऐसे इकबाल साहब भी कुछ बोल रहे हैं, जरा उनको भी सुन लेते हैं, वो कुछ मशवरा दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा, वो अभी सियासत में नौमौजूद हैं और अभी उन्हें लंबा सफर करना है। जितनी उनकी उम्र है उतना हम सब का सियासी तजुर्बा है, तो इसलिए वो गुफ्तगू में एहतियात करें और ऐसी बात ना करें कि जिससे मुश्किलात खुद उनकी जमात के लिए भी पैदा हों। अच्छा भट्टी साहब, एक मिनट रुकिएगा, ये देखें बात तो ठीक है, ये ज़ियाउल हक सियासी एकेडमी के ये स्टूडेंट थे सारे, वहाँ से इन्होंने सियासत सीखी है, बात तो ठीक कर रहे हैं। उस वक्त तो बिलावल मुखातिब होता हूं मलक साहब, एहसन इकबाल साहब की ये गुफ्तगू मेरे ख्याल में बयान नहीं, धमकी है बिलावल को। पहले तो आप बताएं मैं ये गलत हूं तो मैं अपनी इस्लाह करूं। मैं तो इससे क्लियर बात ही नहीं कर सकता, ये स्क्रिप्ट आ गया अब लंदन से यार, फिर वही है, धमकी है, सही है, ये मैच्योर गुफ्तगू नहीं है। अच्छा, मैं ये कहता हूं ये कह रहे हैं कि जितनी तेरी उम्र है उतना मेरा तजुर्बा है। नहीं, जब बिलावल को पीर कहा था, मरियम ने जाके जुल्फकार अली भट्टो की कब्र पे फूट डाले थे, जब ये बिलावल आते थे तो एहसन इकबाल स्टेज पे नहीं चढ़ सकते थे, उस वक्त अंदाजा नहीं था बिलावल बच्चा है। बहुत खूबसूरत बात की है कादी साहब ने, मैं हिस्ट्री बता रहा हूं, अपनी ख्वाहिशें नहीं बना रहा। शाहिद हकान अब्बासी की जुर्रत थी बिलावल से बात तकरीर कोई कर सके? एहसन इकबाल नहीं, मोहम्मद जुबैर, एक नाम बताए, एनी नेम, जिसका सियासत का 50 साल तजर्बा हो। ओ भाई, बिलावल को तुमने रूहानी उस्ताद माना, स्टेज गवाह है इसका। जब वो तकरीर करता था पहले कौन करता था, बाद में कौन करता था, और गुजराले जब जलसे थे एहसन इकबाल या और 2-3 लीडर थे, मैं नाम क्योंकि मेरे लिए एहसन इकबाल बहुत मेरे जाती दोस्त है, इन्हें स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया गया। तो बिलावल इनका लीडर ऊपर था, उसके पीछे नारे ला रहे थे, भट्टो दे नारे बजन गए, भट्टो दे नारे बजन गए। खुदा का खौफ करो यार। बड़ी साहब, लेकिन एक कोई तो स्टैंड ले लो यार। कोई असूल परस्ती नहीं यार, देखें इतना तो करें ना। जिस वक्त ये प्रेस रिलीजें लेके अखबारों के दफ्तरों में ज़ियाउल हक के हक में सफ़ा 2 पर बयान लगवा रहे थे, तो सफ़र तो उनका बड़ा लंबा है, पीछे से आए हैं। आगे बढ़ते हैं भट्टी साहब, अब मुझे ये बताएं कि ये मरियम को क्यों नहीं मशवरा देते कि आपका तजर्बा कोई नहीं है? आए हाय हाय, कादी साहब आज आपको अच्छी सी आईटी मेरी जानिब से। अच्छा ठीक है, देखें कितनी खूबसूरत की है, ईमानदारी से मरियम का एक दिन का सियासत का तजर्बा नहीं। मरियम नवाज साहबा होम इकोनॉमिक्स कॉलेज आ रही थी तो मुझे पता चला कि होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में ना मरियम पहली दफ़ा सियासत में लॉन्च होने का ऐलान करेंगी। परवेज रशीद साहब ने कहा, मैंने वो पेपर दे दिए एयरवाई में था तो उन्होंने तरदीद की ये झूठी खबर है। फिर जिस दिन गई तो मैंने खबर दी। अल्लाह की कसम, ये मरियम से इस तरह डरते हैं जैसे बिल्ली से चूहे डरते हैं। किसकी बात करें भट्टी साहब? ये सारे एहसन इकबाल साहब, ये जो बिलावल को कह रहे हैं ना, इन्हें कहें कि मरियम के सामने खड़े हो और कहें कि मरियम मैं तेरे बयानिए को नहीं मानता, तुम तो कल की बच्ची हो, हमारे तो बाल सफेद हो गए सियासत में। चलो ये कह के दिखा दें आके टीवी पे कि मरियम ने ये झूठ कहा था कि मेरी 2011 में लंदन तो क्या पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है, वो गलत था, मरियम को माफी मांगनी चाहिए थी। चलो ये करवा दें। मलक साहब, मैं एक फिक्रा कहना चाहूँ, ये जो बीमार सियासी निज़ाम है ना, इसमें जुनैद आ जाए ना, मरियम का बेटा, तो ये उसके आगे नहीं घुसक सकते। आप तो मरियम की बात कर रहे हो, आसफा को अगर जरदारी साहब कह देना कि पंजाब तुम्हें दिया, तुम जाके तकरीरें करो, और मेरी उम्र पीछे होगा। मेरा जो गुजारिश है आपसे, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सियासी निज़ाम नहीं है, ये जमहूरियत नहीं है। क्या है ये 3 बंदों की ऑक्यूपेशन और इनको एक टेलीफोन का इंतजार होता है किसी ताकतवर का। अरे क्या बात की लेकिन भट्टी साहब, एक और बात भी तो है। राजा जफरुल हक साहब एक बड़े वेटरन पॉलिटिशियन है, अमन करते हैं, उनको टिकट देने पे राजी नहीं थी। अच्छा, मैं सियासत करता हूँ, नून लीग में जो चंद ऑनेस्ट आदमी हैं उनमें राजा जफरुल हक साहब आते हैं। क्यों उनका नाम नहीं आ रहा? क्योंकि उन्होंने हराम खाया नहीं, गलत काम किया नहीं। इन्हें साफ शफाफ आती है ना। एहसन इकबाल साहब नहायत काबिल एहतराम,
कहते हैं बिलावल बच्चा है। वो मरियम बेचारी के सियासत के तो अभी दांत पूरे नहीं हुए, अभी तो सियासत के दांत पूरे नहीं हुए। उन्होंने आंख खोली जब मीडिया सेल बनाया, जब हसास अदारों के अफसरों की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई डॉन लीक में, मीडिया सेल बनाया और उसमें माँ बहन की तजलील करवाई लोगों की। तो अब ये मुस्लिम लीग के जो जेन्युइन लोग हैं उनकी ये लीडर है। अच्छा भट्टी साहब, ये तो अंदर की खबरें अब जरा मलिक साहब से लेते हैं, कोई बात नहीं। ये तो देखें ना, ये तो एक बड़ी पॉजिटिव डायमेंशन है ना, ये जब जो खिड़की तोड़ हफ्ते वाली वीडियोस निकली हैं, माशाल्लाह क्या सियासत में सफाई लेके आए हैं ये। अच्छा मलिक साहब, क्या शहबाज शरीफ साहब दोबारा पर तोड़ रहे हैं और ये कहानियाँ आती हैं फिर गायब हो जाती हैं? देखिए ना, जो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि यहाँ की लीडरशिप को है कि उनकी अगर अच्छा सा कोई उनको टेलीफोन आए तो वो आसमान पे होते हैं, नहीं तो ज़मीन पे होते हैं। अब मियाँ साहब पे जो प्रेशर आया, जो उनकी खामोशी की मैं आपको खबर देने लगा हूँ, कुछ 10 दिनों से वो भी खामोश हैं और मरीम साहब भी खामोश हैं। उसमें राना तनवीर जैसे, ख्वाजा असद जैसे लोगों ने ये शोर डाला है कि मियाँ साहब जब आप नाम ले लेते हैं ना ताकतवर लोगों को, तो सारी हीट हम पे आ जाती है और जो इमरान पे प्रेशर है परफॉर्मेंस का और ताकतवर हल्कों का, वो हट जाता है। आप खुदा के लिए थोड़े से खामोश हो जाए, ये इसका बेनिफिट शहबाज शरीफ उठाएगा। तो मेरी इतला भी है और आपको कुछ यही मैं यही हासिल रहा हूँ ना आपके साथ। ये दुनिया की वाह जमहूरियत है जहाँ पे खबरें होती है कि फलां बंदे की ज़मानत होने जा रही है, फलां बंदे की ज़मानत नहीं होगी। ये दुनिया की वाह जमहूरियत अब नया भूल गई है मरियम को। अब मरियम पे कोई केस नहीं है, पता नहीं गया वो मुल्क में अवाम की ज़मानत हो जाएगी। मैं वही, वो कभी नहीं होगी। जो पॉइंट मेरा ये है, ये पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, इसीलिए मैं इसको ना जमहूरियत समझता हूँ ना इस पे तनकीद। अच्छा भट्टी साहब, आपको क्या थोड़ा ख्याल है कि आफ्टर इतनी धूल और गर्द उड़ाने के बाद हम हमजा शहबाज को या शहबाज शरीफ साहब को दोबारा पीएम बनाने के लिए तड़प रही है एस्टैब्लिशमेंट? मेरी नज़र में इमरान खान ने पूरा टाइम निकालना, मेरी इंफॉर्मेशन नहीं। मरियम खामोश इसलिए नहीं है, इमरान खान को तरला किया जा रहा है, ताकतवर हल्कों को तरला किया जा रहा है मरियम को जाने दे। ये बात इतनी सच है जितने हम 3 प्रोग्राम कर रहे हैं। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मरियम उस एग्रीमेंट के बाद खामोश हुई हैं और हो सकता है डस्के के इलेक्शन में भी मरियम का रोल ना हो, हमजा शहबाज उसमें मेन रोल अदा करे। मरियम को नून लीग के 90% लोगों ने जाके कह दे पार्टी तबाह करती, बीबी सानू माफ कर दे। अब बीबी ने इमरान खान तक भी बंदा भेजे है, ग्रंटेड आके चैलेंज करे कि इन्हें बाहर जाने दे, छोड़े पर है, शोर शराबा ना करे। और ताकतवर हल्कों को भी मिलता है, मरियम इस वजह से खामोश हुई हैं। ये लिख के रख लें, ये लिख के रख लें। कब इमरान ने नहीं मानना। शेख रशीद साहब ने, आपने कल परसों एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि हमने मरियम को नहीं जाने देना। तो मैं इस सिलसिले में सुनवा दूं आपको उन्होंने क्या कहा था। कह दे, मुझे पता है उनको किसने कहा था, शेख रशीद को सिफारिश किसने की थी वो भी मुझे पता है, और उनको भी कहीं फोन से नहीं आया। चले सुनाए जरा। इमरान खान साहब से पूछा था कि अगर मरियम दरखास्त दें ECL में से निकलने के लिए, तो उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। दाओ जी, इन्हें तो गाली मुकाती है। मुस्लिम लीग के पुराने आदमी हैं, शेख साहब के ज़ाती दोस्त हैं, वो पैगाम लेकर गए कि कोई गेम बनाएं कि मरियम को बाहर जाने दें, आप हुकूमत पूरी करें। शेख रशीद बड़ा आसान करे थे वो माशाल्लाह। शेख रशीद साहब को खदशा था कि इमरान खान किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगे, और शेख साहब कह दें कि उन्हें सिफारिश नहीं हुई। वो बंदा शेख साहब के पास खासी देर बैठा रहा, नवाज शरीफ का पैगाम दिया, नवाज शरीफ का उन्होंने कहा यार ये नामुमकिन है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मरियम को अदालतों के फैसले से बगैर नहीं जाने देंगे। फिर उन्होंने इमरान खान को पूछा तो वही इमरान खान ने कहा यहाँ ये शेख रशीद साहब आप अपना कमेंट याद रखिए। भट्टी साहब, मेरा बड़ा अहम सवाल है, जरा गौर से प्लीज सुनिएगा। मरियम बाहर चली जाती हैं, नवाज शरीफ ऑलरेडी बाहर हैं, पीछे बचते हैं शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में आने का रास्ता रोकना हो या अपना साड़ निकालना हो, तो क्या एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इतनी अक्लमंद है कि इन्हें बाहर भेज दे ताकि बाहर बैठ के ये लाबिंग भी करें, मुल्क के रियासती इदारों पर हमला भी करें और खुल के वो जबान बोलें जो अभी तक इन्होंने नहीं बोली। देखिए एस्टैब्लिश, क्योंकि आखिरी बात, वायदा हमेशा तोड़ा है जब भी कर। अच्छा, मैं यही अर्ज किया था ना, मुशर्रफ के साथ मुआहदा करके गए, वो तोड़ा नवाज शरीफ साहब काबे में बैठ के कहा कोई मुआहदा नहीं था। हाँ, तो डू यू थिंक के एस्टैब्लिशमेंट बची है, उसको नहीं पता कि नवाज भाई तो शहबाज साहब का ही है ना, शहबाज शरीफ भाई तो नवाज का ही है ना। उसके होते हुए अगर पीएम, अगर इन केस कल इस पाकिस्तान में हर कुछ हो सकता जो नहीं सोच सकते, तो वो केस उसके खिलाफ चल सकते हैं। ये नहीं है, ये एक ड्रामा है। रिलीफ ये मिलेगा
कि टुर जाओ या जमानत ते बाहर आ जाओ तो जेल वीवीआईपी अच्छा मेरा ख्याल है कि इमरान खान पॉलिटिकली वेरी मैच्योर आदमी है, समझदार आदमी है। इमरान दुनिया इधर से इधर हो जाए, मरियम को नहीं जाने देगा। उसकी वजह सुन ले, उसकी वजह सिंपल ये है, मरियम के निकलने से उसके बाद अगली बहस सिर्फ हुकूमत की परफॉर्मेंस रह जाएगी। ये मरियम जितनी सर्विस दे रही है इमरान खान को, फाड़ देंगे, पेट फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो ये तो मजा लगा है दोनों का। रियल इशू नहीं बाहर आ रहे, लोगों का नाम नहीं लिया जा रहा, रियल इश्यूज बाहर नहीं आ रहे, फायदा है बहुत। इमरान को जाने मुश्किल वक्त आ रहा है, कोविड ने दुनिया को घेर रखा है, हमें भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वैक्सीन हमें या जिस तरह मिल रही है वो आप सब देखते हैं, तो उन रियल इश्यूज़ की तरफ कौन आएगा। बहरहाल अब ब्रेक के बाद आएंगे तो नई माशी टीम भी आ चुकी है, उसका एजेंडा क्या होगा और कोरोना वैक्सीन का क्या मामला है, इसके बाद। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, इस वीकेंड पे एक बड़ी और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई और वो ये थी कि इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब हम जो रियासती इदारों का ताउन होना चाहिए इस करप्शन को एरेडिकेट करने में। भट्टी साहब, ये तो हमने देखा ना कि यहाँ अरशद मलकों की कमी नहीं है, तो इस आप समझते हैं इमरान खान कहते जो कह रहे हैं कि इदारे कंप्रोमाइज हैं, एहतसाबी इदारे। ख्याल में इमरान खान साहब ने 3.25 साल उनकी हुकूमत हो गई है, पहला अच्छा बयान दिया कि मैं अकेला करप्शन खत्म कोई भी नहीं कर सकता। जिस मुल्क में 98% करप्शन के पहाड़ खड़े हों हर तरफ, हर अदारे में, हर जगह, वहाँ एक पूरी टीम चाहिए। अगर इमरान खान साहब आज भी अपनी टीम बेहतर कर लें तो मैं ये नहीं कहता करप्शन 78 सालों से पहाड़ लगाया ख़त्म होगी। और यकीनी बात है, दूसरी तरफ जो उन्होंने इशारा किया उसमें भी खासी हकीकतें हैं, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर मलक अरशद नवाज शरीफ साहब की चौखट पे बैठा हुआ है, करप्शन खत्म करने के लिए इस पूरी कौम को जहाद करना है। खाली कोई एक फर्द वाहिद 5 बंदों को नहीं ठीक कर सकता। काजी साहब वो बताएं जहां मलक साहब अदारा एक बता लेते हैं, कोई सरकारी या प्राइवेट, जहां 98% करप्शन नहीं है, मुझे उसका नाम। मैं ईमानदारी से आपसे बहस नहीं कर रहा, आपसे एग्री कर रहा हूं। मेरा आपसे सादा सा एक सवाल है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये किसकी नालायकी है? ये पाकिस्तान हमने किसको दिया, किसको सही करो, उसका क्या हुकूमत का? ये नहीं, इसमें तो दो राय है ही कोई नहीं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ इमरान खान ने ये बात मानी, अकेला नहीं कर सकते। उनके नीचे आज भी उसी तरह करप्शन हो रही है जिस तरह माजी में होती रही। मैं हकायक पे क्यों छुपाऊँ? मेरी क्या प्रॉब्लम है? मैंने खान साहब से परमिट तो नहीं लेना, मैंने कोई सरकारी जगह तो नहीं लेनी। अच्छा, एक पेज खत्म हो गया है, एक पेज खत्म हो गया है। नहीं, पेज में फासला था, फासला है, उसको मिलाने की कोशिश की जा रही है। मेरी खबर है, मैं इस पे कायम हूँ। पिंडी और इस्लामाबाद में फासला बड़ा था, उसके 3 नुक्ते थे, तीनों पे मैं बात नहीं करूँगा, एक मरियम का भी था। अच्छा मलिक साहब, आपसे एक सवाल है कि अगर ये फासले बड़े हैं और इमरान खान डिक्टेशन नहीं ले रहे तो पीडीएम को तो उनके पीछे आ जाना चाहिए, उसका तो मुतालबा ये था। नहीं, ये लड़ाई तो है ही नहीं ना। असल में लड़ाई क्या है? असल लड़ाई ये है कि इस मुल्क की जो ताकतवर इदारे हैं उनका भी एक कंसर्न है। मेरा ख्याल उनका पॉलिटिकली कोई एज सच कंसर्न नहीं है। और मैंने ये खबर आपको पिछले साल दी थी कि इस मुल्क की सबसे ताकतवर शख्सियत ने कराची में बिजनेसमैनों से साफ कहा था कि आप पाकिस्तान में 5 साल पीपल्स पार्टी ने भी पूरे किए हैं, 5 साल नून ने भी पूरे किए हैं, 5 ये भी पूरे करेगा। वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। मसला कहाँ पे आ गया? मसला आ रहा है कि एक तो आपकी परसेप्शन बन गई है, आपकी इकॉनमी मर गई है, आप डूब रहे हैं। दूसरा ये है कि आपकी जब आप एक पेज की बात करते हैं तो फिर जो मेरी परफॉर्मेंस है वो आपके साथ चलती है। इस वक्त जो ताकतवर हलकों के सबसे बड़ा प्रेशर है वो पॉलिटिकल नहीं है। मैं थोड़ी सी बात को वाज़ेह करना चाह रहा हूँ। आप जिस इकॉनमी में, अगर थोड़ा सा मुझे बाद में टाइम देंगे मैं आपको बताऊंगा हम कहाँ फंस रहे हैं। इस इकॉनमी में जहां आपने 4 साल में, 2.5 साल में 4 वजीर बदल दिए हैं और पूरा पाकिस्तान अब इंतजार कर रहा है कि शौकत तरीन ने अब आना है। आप तो 4 साल में मुझे एक वजीर नहीं दे सके, इकॉनमी कहाँ से देंगे? ये इशू है सबसे बड़ा। मलिक साहब, ये जो इकॉनमी का मामला है भट्टी साहब, देखिए ताकतवर हल्के, मैं गारंटी दे रहा हूँ उन्हें सियासत से कोई इंटरेस्ट नहीं है। 1-2 को बंदे रोल अदा करते होंगे, उनका नहीं कह रहा। इकानमी अगर खुदा न खास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट होता है तो अदारे कहाँ बचेंगे, इस्टेब्लिशमेंट कहाँ बचेगी, अदलिया कहाँ बचेगी, सारा मुल्क जाएगा। देखिए मैं और आप बीइंग के पाकिस्तानी, हम भी इसीलिए कहते हैं खुदारा करप्शन साफत से शुरू करें, जो गंद है इसे ख़त्म करें, मिनिमम। मेरा और आपका ज़ाती लालच तो नहीं है, खुदा ना खास्ता हमारी किसी ज़ाती दावत भी नहीं है। साहब ये जो गंद है क्या हम इसलिए ख़त्म नहीं करते कि अगर इस कोने से ख़त्म किया तो कहीं मेरे तक ना आ जाए?
इसमें अल्लाह का नाम लेके शुरू करें, लेकिन करें क्रॉस दी बोर्ड। इसके नतीजे तब बेहतर आएंगे जब आप करप्शन, ये नहीं हो सकता कि मेरा मुखालफ करे तो उसकी करप्शन हराम, मेरा दोस्त ताहिर मलक करे खुदा ना खास्ता तो ये हलाल। करप्शन को आपने गाली समझना मार बहन की, हर एक ने, फिर कुछ बेहतरी आ सकती है, वरना अभी तक के हालात मुझे अगले साल इससे बदतर नजर आ रहे हैं। ये मेरी राय है। फिर मैं भी एक खबर दे देता हूँ आपको कि ये NDTV कह रहा है कि आपको इंडिया में 6 महीने के लिए लॉकडाउन करना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि 25% इकॉनमी वाइप ऑफ हो जाएगी इंडिया की। ये कह रहे हैं। ये तो पूरी दुनिया में है। तो इकॉनमी जो है वो तो आपकी एग्जेक्टिव के पास है ही नहीं। इकॉनमी IMF के पास है और फैसले अदालतों ने करने हैं। PM साहब गाड़ी में फिर रहे हैं। एक तो कोरोना, आपने फिर जो मुझे 22 साल लारा लपा लगाई रखा, यार आपकी गलती है। आपने जो आपने क्यों मानी मुझे कहा कि मेरा 100 दिन का प्लान है, जब आपने मुझे कहा मेरे पास 200 एक्सपर्ट हैं, जब आप नहीं, इस तरह तो क्यों मान लिया आपने? इस तरह तो ना करें। नवाज शरीफ की बात मान ली थी आपने, मैं गोली मार, बेनजीर भुट्टो की बात मान ली थी आपने। मैं मानूंगा, मैं एक बंदा है जिसने हॉस्पिटल बनाया, जिसने वर्ल्ड कप जीता है, क्रेडिबल आदमी, मैं उसकी बात क्यों ना मानूं? जो वर्ल्ड कप जीते वो हुक्मरान अच्छा होता है। सबकी एक प्रॉब्लम है, वो कानों के बड़े कच्चे हैं। जो उनके पास पहले जाके कह देना वो कर देते हैं। सट्टेबाज चीनी के पीछे पड़े हैं। गंदुम भाई पिछले साल 40 की थी, 80 की हो गई। आप बाकी काम तो ठीक करें, इकॉनमी तो दुनिया के साथ चलेगी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन आप खुद कहते थे 10 से 12 अरब की करप्शन होती है। मुझे एक अदारा बता दें जहां करप्शन कम हुई हो। मेरा सवाल वही है। मैं नवाज शरीफ हुकूमत पे तनकीद करता था कि आप लोग करप्शन को फरोग देते हो। मैं काजी साहब का सवाल आपसे कर, आप बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। आपके इमरान, आप जर्नलिस्ट के वाले से मैं बात करूँ, आप बहुत ज्यादा इमरान से 1 to 1 आपकी मुलाकात रही है, आपको भी यकीन नहीं था जो उनका एजेंडा ये नहीं था कि करप्शन? मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मुझ पे अक्सर लोग कहते हैं कि जी इमरान खान लाने में हमारी तो कोई औकात नहीं, कंट्रीब्यूशन है। मैं कसम खाता हूं, मुझे इमरान खान साहब पे 25 जुलाई 2018 से पहले इतना यकीन था कि ये करप्शन खत्म कर लेगा। यार वो करप्शन को गाली समझते थे, उनके पसीने पे ना पसीना आ जाता माथे पे। लेकिन जो उन्होंने अब टीम बनाई है, और अल्लाह जानता है एक बंदा जो उनके बड़े करीब है, अभी 35 करोड़ पे चंद दिन पहले मैंने बिजली का सवाल करना है, मगर पहले एक सवाल और कर लूँ। मुझे तो बिल्कुल उस पर इत्मीनान नहीं था। बात ये, भट्टी साहब मुझे एक सवाल का जवाब दें, क्या हमारी तमाम बहुत से रियासती इदारे, असम्बलियाँ, सब कुछ ये करप्शन के खिलाफ जाद कर रहे हैं या करप्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो फिर वो की करें? नहीं, ये कोई जवाब नहीं। जितना अपना इस्तीफा देके जाए, मैं तो यही कह रहा हूं। आप अपने 5-6 टीम अच्छी बनाएं। सारे आप सही नहीं ला सकते, अगर नहीं कर सकते तो हुकूमत छोड़ दें। जिस दिन आपने टीम अच्छी बनाई, ये ऑयल सेक्टर आपकी हुकूमत उठा के बाहर फेंक देगा। और 20 बंदे टीवी पे आके बयान देते हैं 20 MPA मेरे पास हैं। अब काई साहब, मैं उसका एक जवाब देने लगा हूं। जिन्होंने पूरी की पूरी 50% सल्तनत की हुकूमतें उनकी भी खत्म हुई। 3 दफा इस मुल्क में नवाज शरीफ रहा, बेटी के साथ अंदर हुआ। जरदारी साहब 3 दफा रहे। हुकूमतें खत्म होनी होती हैं। आप तारीख में अपने आप को अच्छे कामों से जिंदा रखते हैं। मलिक साहब, आपको कुर्बानियां देनी होती हैं। अब इमरान खान को सोचना होगा कि ये बेशक एक दिन हुकूमत ना रहे, लेकिन मैंने किसी माफिया को नहीं छोड़ना। और चीनी शीनी के पीछे आपको 1-2 बंदे ने पीछे लगा दिया है, असल माफिया और है इमरान खान साहब। अपने इर्द गिर्द देखे, सिर्फ 5 बंदे देखे। मलिक साहब, थोड़ा सा टाइम है। ये जो जहांगीर तरीन साहब आ रहे हैं, IMF का तो चुंगल बुरी तरह से हम उसमें फंसे। मैं 2-3 चीज़ें भट्टी साहब ने बड़ी खूबसूरत आइडेंटिफाई की, उसको आगे लेके चलूँ। मैं इमरान के खिलाफ नहीं कि उस करप्शन की पॉलिसी के खिलाफ नहीं, मैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के खिलाफ हूँ। आपने चीनी पे हाथ डाला, 81 अरब रुपया मेरी जेब से ज़्यादा चला गया। मैं तो रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी करप्शन की तकरीरों के खिलाफ नहीं। मैं कहता हूँ भाई मुझे रिजल्ट दो। आपने 81 अरब मेरा ज़्यादा निकाल लिया। और दूसरा इस वक्त सबसे बड़ा क्राइसिस जो पाकिस्तान में बना हुआ है, 2000 अरब रुपए की इंडस्ट्री है आपकी एग्रीकल्चर की, जो गन्ने से रिलेटेड है, जो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अल्लाह ना करे ये मिस हैंडल हो जाती है। जो आपके जो मिल मालकान है वो ताल पे चले जाते हैं, वो कहते हैं जी हम चीनी नहीं बनाते। आप गिन सकते हैं करोड़ों लोग इस पे हर्ट हो जाएंगे। आगे चलते हैं, कपास पे चलते हैं। डाई आपको 50 लाख उसकी जो बेल्स है ना, वो आपने ख़रीदनी थी इंडिया से। अब आपको पता वो भी रफड़ पड़ गया। अब कहाँ से आप लाएंगे? कपास के साथ तकरीबन 2.5 करोड़ पाकिस्तानी वाबस्ता है। अब मैं आने लगा बिजली पे, 1 मिनट में लूँगा। बिजली पे आपने अनाउंसमेंट कर दिया कि 6 रुपये आपने बढ़ाने हैं। 6 रुपये बढ़ाने का मतलब, आज मैं इंडस्ट्रियलिस्ट की वो पढ़ा था एक डिटेल, उन्होंने कहा जी सिर्फ भट्टी साहब 6 रुपये बढ़ने से इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कह रहा है,
वो मेरी मोहब्बत में नहीं कह रहा, अपनी मोहब्बत में कह रहा कि अगले साल मेरी जेब से 200 अरब ज्यादा जाएगा जब आप शेयर पर बढ़ाएंगे, फिर उसे अगले साल 225 बढ़ती है। मलक साहब मेरे से ज्यादा है और एंड पेड तो आम शहरी देता है पैसे, पेट्रोल बिजली गैस, इसका असर नुकसान सिर्फ आम शहरी। बट काजी साहब इस पैदावारी लागत जब आप बिजली की बढ़ाएंगे, आप ना इंपोर्ट करेंगे ना एक्सपोर्ट करेंगे, पूरी सोसाइटी खड़ी हो जाएगी। अपनी बात में कहा कि 2000 अरब रुपए की कानून खत्म कर सकते हैं ये लोग। हुकूमत के पास इतना इख्तियार नहीं है कि ये वारदात करने से रोके, और हम उसे कहते हैं करप्शन ठीक कर ले। यही प्रॉब्लम। मलिक साहब वापस आते हैं कोरोना के हवाले से, क्या हम बचा पाएंगे अपनी आवाम को? कोई पॉलिसी है या उधर भी यही मामला है? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मलिक साहब बताएं कि ये वैक्सीन का क्या मामला है? सारी सेफ तो हैं मगर अवेलेबिलिटी का बड़ा रोल है। कई साथ बड़ी तकलीफ दे एक दो चीज़ें हैं। मतलब मैं कोई ये नहीं कह रहा कि अफ़गानिस्तान कोई बड़ी ऐसी चीज़ है जिसका जिक्र नहीं, हम अफ़गानिस्तान से भी नीचे चले गए हैं। मतलब अफ़गानिस्तान में ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगी है। इंटरनेशनल प्रेस के मुताबिक 10 साल के बाद, अगर जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं, 10 साल के बाद 75% लोगों को पाकिस्तान में वैक्सीनेशन लगेगी 10 साल के बाद। मेरा आपसे सिंपली सवाल है, आप भी इस माशरे में रहते हैं, यहाँ पे आम जो आदमी है 30-35 हज़ार कमाने वाला, आपने प्राइवेट पे काम शुरू कर दिया, 12-13 हज़ार पे चलेंगे। मुझे बता दें, 2 बच्चे, बीवी को, भाई को, माँ जिसकी है, कोई पाकिस्तानी इस पोजीशन में है कि वो 13-14 हज़ार पर पर्सन को ले के अपना लाख रुपए जाके आके वैक्सीन ले लेके वो मौत लेगा? मुझे आप इसका जवाब दे दें। आपने कोई ऐसा प्राइवेट आपका इदारा, ये बड़ी शर्म की बात है। हमारे हॉस्पिटल को चाहिए था कि नो प्रॉफिट, नो हम बिजनेस नहीं कर रहे, हम जितने की आएगी लगा देंगे। यार ये इंसानियत का मसला है, पाकिस्तान का मसला है। यार हमारा जलजला आता है, हम तो खैमे ब्लैक करते हैं। किसी ने काम नहीं किया। अब आपके पास कोई आपका प्लान नहीं है, कोई पता नहीं क्या हमने होना है। मगर 1-2 अच्छी खबरें आई हुई हैं, अल्लाह करे वो सही हो, और उसमें हमारी भी कंट्रीब्यूशन है। डॉक्टर उबैद को मैं सलूट करता हूँ। 1-2 खबरें आई हैं कि पाकिस्तान में अब ये कहीं ना कहीं ये सोच चल रही है कि वैक्सीन बनाओ। बट साहब 10 साल में लगनी है, बनानी पड़ेगी। 10 साल में लगनी है तो यार खुद बना लो। कायद साहब, एक तो खुद अगर बना सकते नहीं बना रहे, इससे बड़ा जुराइम नहीं है। दूसरी, मैं कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा खौफनाक है। मैं जो साहिब हैसियत लोग हैं, मेरी एक गुजारिश है, खुदा के लिए आप फ्री ना लगाएं, बल्कि हर शख्स जिसको अल्लाह ने थोड़ी सी हिम्मत दी है वो किसी मुस्तहिक बंदे को लगा दे। इसका सारा गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है, ये 20 साल भी नहीं लगा सकेंगे। अल्लाह ने आपको हिम्मत दी है ना, आप 10 बंदे मुस्तहिक पकड़े और उनको वायरस लगा दें। इस वैक्सीन के लिए आप अपनी एक वक्त की टाई अच्छी ना पहने, परफ्यूम अच्छा ना लगाएं, आप 2 बंदों को लगा दें, जन्नत में बनाएगा। ये ना, ये जो मलक साहब ने कहा डॉक्टरों ने नहीं मानना, डॉक्टर अस्पताल छोड़ेगा ये काम, लेकिन अब आप या मैं इस काबिल हैं कि प्राइवेट लेके लगा सकते हैं। हम सरकारी क्यों लगा रहे हैं? हम बल्कि 2-2, 4-4 मुस्तहिक बंदों को लगवा दें। इस वायरस से बचने के लिए कादी साहब हमें सबको मिल के हुकूमत को पीछे छोड़ दे, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जरा मैं प्रोड्यूसर साहब से कहता हूँ, खान साहब का वीएन तो जरा पहले हेल्प कर ले। 95% लोग मलक साहब नहीं अफोर्ड कर सकते। जो आपने कहा है ना, इसके लिए मैं एक फिक्र दे रहा हूँ, मेरा आपकी भी जिम्मेदारी है। आप एक बंदे को प्राइवेट को लगा सकते हैं ना, गरीब मुस्तहिक को वो लगवा। इस मुल्क का आइन कहता है कि सेहत देना, तालीम देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। यार वो नहीं दे रही भाई, वो दे रही होती तो इस वक्त जना अस्पताल चले जाए, जनरल अस्पताल चले जाए, 2-2 महीने से लोग बाहर सड़क पे लेटे हैं। सुन लेना खान साहब, आपने आइन को कितना समझते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। गवर्नमेंट सरकारी सिस्टम बन ऐसा गया है, और मैं ये जरूर कहूंगा कि ये बहुत बड़ी गलती हुई थी कि सारे हेल्थ सिस्टम को नेशनलाइज करने का। अब जरा मैं इस पर बात करता हूँ क्योंकि इसमें मैंने काम किया हुआ है। मैंने पहले भी खबर दी थी, दोबारा खबर देता हूँ। अमेरिका में एवरेज 1 करोड़ में 8,000 आदमी मरे हैं, 8,000 तक आदमी मरे हैं। उसके बिल्कुल साथ क्यूबा है जहाँ पे नेशनलाइज्ड हेल्थ है, वहाँ पर 1 करोड़ 10 लाख में से 400 आदमी मरे अभी तक, और पूरी दुनिया में डॉक्टर भेज रहे हैं और वैक्सीनें भेज रहे हैं। सब ये बड़ी बात है ना, मुझे बताए इमरान खान साहब का क्या मतलब है? प्राइवेट अस्पताल सरकारी नहीं होने चाहिए? वो कहते हैं इनको, मैं यही तो मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, आप रहते हैं बनी गाला, मुझे नहीं पता उसकी कीमत कितनी है। आप इस वक्त सरकारी जहाज, मेरी सिर्फ एक बात रख दें, इस कौम के 95% आदमी अगर प्राइवेट अस्पताल अफोर्ड कर सकते हैं तो मेरी गर्दन उतरवा दीजिए, खुदा का वास्ता। मैं बड़ी साहब एक खबर भी दे नहीं, डू यू थिंक ये आपको पता है हमीद लतीफ़ अब मिनिमम लग गया है 60-70 हज़ार रुपया पर डे कोरोना का पेशेंट, कितने % लोग जा सकेंगे? ये तो सस्ता बता रहे हैं आप। और 1.5 लाख भी गया है, और ये
इनकी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अगर नहीं। प्राइवेट आप सरकारी अस्पताल खत्म कर दें, रोजाना खुदकशियां सड़क पे, लाशें फुटपाथों पे आपको ना मिलें, तो मुझे पकड़ लेना यार अनबिलीवेबल है। इस अमार अस्पताल ये जेल रोड पे है, अल्लाह इनको भी जेल भेजे। अच्छा, क्लोजिंग है, मगर क्लोजिंग से पहले मैं ये बता दूं, सॉरी कल बात करेंगे कि दुनिया का बदतरीन हेल्थ सिस्टम जो कोरोना के वजह से सामने आया वो अमेरिका का था। $14,000 एक आदमी की सेहत पे खर्च करने वाले एक जो है एक लाफिंग स्टॉक बन गया, एक मजाक बन के रह गया। ये है वो विजन जो इमरान खान साहब आप कह रहे हैं, जो अमेरिका में नहीं चला वो यहाँ चल जाएगा। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।